Hello everyone, let's see multiple choice questions on the topic Pharmacy Act 1948 and इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Up till now we have seen 46 questions of chapter number 1 and 2. Now we have continued with chapter number 3. So Pharmacy Act 1948 under chapter dash provides for the constitution of State Pharmacy Council. So कौन से चैप्टर के अंतर्गत स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन आता है? So अभी हमने बात की फार्मेसी एक्ट में कितने चैप्टर है? 5. पहले में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आती है, दूसरे में सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और एजुकेशन रेगुलेशन 91 आता है, तीसरे में स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है, चौथे में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, पांचवें में ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज आती है. तो हम बात कर रहे हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल की और हमारा सही जवाब है थर्ड चैप्टर. For registration of pharmacist in various states, the Pharmacy Act provides for the constitution of. Pharmacy Act हर एक राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोवाइड करती है, किसके अंतर्गत हम रजिस्ट्रेशन करते हैं? तो सही जवाब है हमारी हर एक स्टेट की स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ओके, नेक्स्ट. जॉइंट स्टेट काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट मेड अंडर. कौन से सेक्शन के तहत जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनती है, कौन से एग्रीमेंट के तहत? सो द सही आंसर इज 20. सो ये हमें याद रखना है. सो हम JS20 करके भी याद रख सकते हैं. JS20, JS फॉर जॉइंट स्टेट एंड 20 फॉर सेक्शन नंबर. ओके, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज. तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम याद रखते हैं इलेक्टेड मेंबर 6 है, लेकिन और एक इलेक्टेड मेंबर नेक्स्ट कैटेगरी से, दैट इज द 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट. सो 6 इलेक्टेड फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और 1 इलेक्टेड फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट. सो क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल. काउंसिल पे इलेक्टेड किए गए मेंबर कितने, ये पूछा है. तो सही जवाब है 7. आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं, 6 है लेकिन वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्लस एक मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट का. सो करेक्ट आंसर इज 7. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज. सो इट्स जस्ट 1 नंबर लेस. 6 यूजुअली रहते हैं एक मेडिकल काउंसिल का, इसलिए टोटल इलेक्टेड हो गए 7. अब नॉमिनेटेड है 5. सो द सही आंसर इज 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड. ओके, next is identify the ex officio members of state pharmacy council. Chief administrative medical officer of the state, the officer in charge of drug control organization in the state, government analyst, all of the above. So the correct answer is all of the above. ये सारे लोग ex officio members है. Next, Where 2 or more states enter into an agreement. 2 या फिर 2 से ज़्यादा राज्य अगर किसी एग्रीमेंट के तहत एक साथ आते हैं, whereby the state pharmacy council of one of the states serves the needs of other state or states. जहाँ के जिस एग्रीमेंट के अनुसार एक राज्य की काउंसिल दूसरे राज्य के काउंसिल की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करती है, और उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉरपोरेट एग्रीमेंट, कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट या फिर इंटर स्टेट एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट 2 स्टेट्स के बीच में है, इसलिए ये करेक्ट आंसर रहेगा इंटर स्टेट एग्रीमेंट. ओके, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर. किसके लिए, कितने समय के लिए कंस्टिट्यूट की जाती है? सो जैसे हर एक गवर्निंग बॉडी 5 साल की रहती है, वैसे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नहीं है. ये डेफिनेट या इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहती है, लेकिन जो डेफिनेट पीरियड है वो 5 साल ऐसे फिक्स नहीं रहता. शायद वो डेफिनेट पीरियड 3 साल हो सकता है, शायद 1 साल, शायद 2 साल, शायद 4 साल. ये कुछ पीरियड एग्रीमेंट में तय किया जाता है और वो अलग हो सकता है. अगर हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो उसका कार्यकाल 5 साल का रहता है, लेकिन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो एग्रीमेंट हुआ है उन पर उस पर यह मेंशन किया जाता है कि ये कितने समय के लिए बनी है या फिर ये इंडेफिनाइट पीरियड के लिए रहती है. सो 5 साल ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता है या इंडेफिनाइट पीरियड के लिए रहती है. तो सही आंसर है इंडेफिनाइट पीरियड. नेक्स्ट इज, in case of joint state pharmacy council,
एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, अगर हम कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का डिस्कस करें तो नॉट लेस देन कितने एंड नॉट मोर देन कितने मेंबर इलेक्टेड अमंग्स द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। अगर हम ये प्योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो इसमें क्या रहता है, प्योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से 6 मेंबर चुने जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अगर ये ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात है तो 6 से थोड़ा हमें अंदर आना है, 6 से एक डिजिट अंदर आते तो 5 बनता है। सो सही ऑप्शन है नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 5 मेंबर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो हम याद कैसे रखेंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इलेक्टेड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से इलेक्टेड कितने लोग रहते हैं, 6 रहते हैं। एक डिजिट अंदर आना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, सो कम से कम 3, 2 डिजिट कम होता है इसमें। सो करेक्ट आंसर 3 और 5, लेस देन नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 5। वैसे ही हम याद करेंगे इन केस ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, नॉट लेस देन हाउ एंड नॉट मोर देन हाउ मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। अब हम नॉमिनेटेड की बात करें, अगर हम प्योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की या मतलब कि सिंगल या सोल स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं 5। तो हमें एक डिजिट अंदर आना है, तो हम एक डिजिट अंदर आए मतलब 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 2 डिजिट और 2 का डिफरेंस रखना है हमें। तो नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 4, ये करेक्ट आंसर है। नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the president is not already member of council, he becomes what member of state council? ये स्टेट काउंसिल में ही आता है। सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको हर हाल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना है। लेकिन अगर आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करते हैं और अगर मेंबर नहीं हो आप, फिर भी आप क्या बन सकते हो इसमें से ताकि आप प्रेसिडेंट बनो। फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कैसे टाइप का मेंबर इसमें से आप चुने जा सकते हो ताकि आप आगे जाके प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो सही आंसर नॉमिनेटेड, प्रमोटेड, सजेस्टेड, एडिशनल, तो आप बन सकते हैं एडिशनल मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। आपको काउंसिल पे एडिशनल मेंबर करके लिया जा सकता है, तब आप काउंसिल के मेंबर बनोगे और उसके बाद आप इलेक्शन होके प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये किसके लिए ये प्रोविजन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, ना कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है वैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी है। जो प्रेसिडेंट रहते हैं वही एग्जीक्यूटिव कमेटी के क्या रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं। सो दिस इज द सेम वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन एज दैट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन और इलेक्शन। कार्यकाल उनका कितना रहता है, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल का है वैसे ही स्टेट काउंसिल का 5 साल। Okay. Nominated or elected member should have to vacate his seat if he is absent without excuse for how many consecutive meetings of the council. जैसे हमने सेंट्रल काउंसिल की बात की कि सेंट्रल काउंसिल में भी नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर अगर लगातार कोई रीजन दिए बगैर, कोई एक्सक्यूज दिए बगैर लगातार 3 मीटिंग्स कॉन्सिक्यूटिव मतलब 3 लगातार मीटिंग को अब्सेंट रहते हैं तो आपको आपकी सीट क्या करनी है, खाली करनी है और आपको रिजाइन करना है। ये सेम एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि सेंट्रल काउंसिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर टेकिंग प्लेस आफ्टर एवरी, मतलब कि क्वेश्चन का मतलब है स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी, सेम आंसर एज दैट ऑफ सेंट्रल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद ये रिकंस्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट काउंसिल में अपॉइंट अ रजिस्ट्रार हु में एक्ट एज, जैसे कि हमने सेंट्रल काउंसिल के बारे में देखा है कि जो रजिस्ट्रार अपॉइंटेड है वो सेक्रेटरी का भी काम करते हैं, वो ट्रेजरर का भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, में एक्ट एज, ये तो बनता ही है, सेक्रेटरी का काम तो उन्हें करना ही होता है, मतलब ये उनकी टेकन फॉर ग्रांटेड ड्यूटी रहती है। द स्टेट काउंसिल में अपॉइंट अ रजिस्ट्रार हु में एक्ट एज अ सेक्रेटरी एंड इफ डीम्ड एक्सपेडिएंट,
अगर ज़रूरत पड़े तो सेक्रेटरी के साथ साथ और एक जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं, दैट इज़ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जिसे हम खजीनदार कहते हैं, जिसे हम ट्रेजरर कहते हैं। ये भी जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, who may inspect any institution, provide an approved course of study and approved examination or applied for approval for the same। कौन है जो इंस्पेक्शन के लिए आता है, इंस्पेक्ट करता है इंस्टीट्यूट का, जिस इंस्टीट्यूट ने कोर्स स्टडी के लिए अप्लाई किया है या फिर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्रूवल है उसके पास ऑलरेडी, फिर भी वहाँ पे जाके कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? प्रेसिडेंट ने, उनके पास तो बहुत सारे अदर ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर को। एनालिस्ट का काम एनालिस्ट करना है, इंस्पेक्ट करना नहीं। सो ये ड्यूटी है इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट द प्रीमाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं या उनकी क्या क्या अथॉरिटी या राइट्स है? एनी प्रीमाइस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड एट डिस्पेंसेस, फेलिसिटेट द प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करने के लिए जा सकते हैं। इंस्पेक्ट द प्रीमाइस फॉर स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड बने हैं उनका इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। नन ऑफ द अबव। तो बोलिए क्या कर सकते हैं? ये स्पोर्ट्स या फिर पीएम का फेलिसिटेशन, ये तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोई भी इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं हो सकती। ओके, सो द correct answer is inspect any premise where drugs are compounded and dispensed. Next is, an inspector may institute dash under the order of executive committee of state council। अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि इंस्पेक्शन के वक्त कुछ गलत चल रहा है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को वो रिपोर्ट करते हैं, और अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे या फिर अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी इंस्पेक्टर को ये आदेश दे तो ये क्या कर सकते हैं? फाइल तो नहीं करनी है, फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। कंप्लेंट क्यों करना है? कंप्लेंट लोग करेंगे, इंस्पेक्टर ये तो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उन्हें कंप्लेंट सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है? ऑब्जेक्शन तो वो नहीं ले सकते, ऑब्जेक्शन लोगों ने लेना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? ही मे इंस्टीट्यूट द प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑर्डर। वो क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, मतलब गुनाह दर्ज कर सकते हैं या फिर गुनाह या फिर उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पीजे के लैंग्वेज में इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन। सो सही आंसर है उनके अगेंस्ट, जो भी इंस्टीट्यूट है उनके अगेंस्ट गुनाह दर्ज कर सकते हैं। दैट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टर। तो ये रहे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर 3 सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगले MCQs होंगे 4th and 5th चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, दैट आर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑफेंसेस पेनाल्टीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।